आज का टॉपिक है अपना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखो अब अपन कंटिन्यूएशन में कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस केटीओजी आएगा, इसके बाद थर्मोडायनामिक्स, देन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड सॉलिड्स, साथ में सरफेस टेंशन आएगा, विस्कोसिटी, सारे सब टॉपिक जो भी है ये पूरा अभी कंटिन्यूएशन में चलेगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को मैक्सिमम 3 लेक्चर्स लगेंगे। कितने लगेंगे? 3 लेक्चर्स। केटीओजी जल्दी हो जाएंगे, लेकिन थर्मोडायनामिक्स को थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अपन थर्मोडायनामिक्स पढ़ते समय में कंपैरेटिव आपको ये भी बताऊंगा कि केमिस्ट्री के थर्मोडायनामिक्स में और फिजिक्स के थर्मोडायनामिक्स में क्या डिफरेंस है, क्योंकि डिफरेंस पता होना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है फिर यहाँ क्या है यानी वहाँ क्या है, तो वो चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है अपना आज केटीओजी, जिसे हम क्या बोलेंगे बेटा? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जिसका पॉसिबल पैरेलल लिखना हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो फिर बाद में लिख सकते। थ्योरी पॉइंट्स है। कौन से पॉइंट्स है? थ्योरी। ठीक, तो जो चीजें आज डिस्कस करेंगे थ्योरी, वो बिल्कुल याद चाहिए, क्योंकि उन्हीं का यूज होगा आगे। याद नहीं रहेंगे तो आगे गड़बड़ हो जाएंगे। क्लियर? अरे ठीक है, चलो देखो, तो जैसा कि हम बोल रहे हैं कि काइनेटिक थ्योरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? गैसेस। क्या पढ़ रहे हैं? गैसेस। तो हमें सबसे पहले ये डिस्कस करना है कि गैस क्या होता है। व्हाट इज गैस? गैसेस किसे कहते हैं? गैस क्या है? एक प्रकार से टाइप ऑफ फ्लूइड। क्या है? टाइप ऑफ फ्लूइड, जिसके पार्टिकल कैसे रहते हैं? रैंडम मोशन में रहते हैं। क्या में रहते हैं? रैंडम मोशन मतलब इधर उधर भागते रहते, कभी भी एक जगह रहते नहीं है। ऐसे फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे? गैस। फ्लूइड इन विच पार्टिकल्स आर इन कैसी मोशन? रैंडम मोशन। कैसी मोशन में रहते हैं? रैंडम मोशन। तो जनरली गैस में हमें 2 तरह की गैस डिस्कस करना है। एक तो होंगी आइडियल गैस, दूसरी होंगी रियल। एक कौन सी होगी? आइडियल, और दूसरी रियल। फिजिक्स में जब हम पढ़ेंगे तो हम आइडियल गैस की बात करते हैं, केमिस्ट्री में दोनों रहेंगे, आइडियल एज वेल एज रियल। क्लियर? फिजिक्स में हम कौन सी पढ़ेंगे? सिर्फ ठीक। चलो, अब आइडियल कौन और रियल कौन? तो आइडियल गैस वो होती है जो गैस पे लगाए हुए, गैस को लगाए हुए सारे के सारे गैस लॉज सेटिस्फाई करता है, विच ओबेज ऑल गैस लॉज, which obeys all gas laws and assumptions made in kinetic theory of gases। तो ये जितने हमने assumptions बनाए या जितने क्या है गैस लॉज है, उन सबको जो गैस सेटिस्फाई करेगी उसे हम क्या बोलेंगे? आइडियल गैस। बट आइडियल गैस रियल में एग्जिस्ट करेंगी क्या? नहीं, एक्चुअल में होती ही नहीं, क्योंकि सब क्या लगा रहे हैं हम उसे? assumptions। क्या लगा रहे हैं? मतलब कंसीडर कर रहे हैं। तो रियल गैस रहती है, आइडियल गैस एग्जिस्ट करती, लेकिन हम हर गैस को क्या समझेंगे? आइडियल। क्या समझेंगे? आइडियल। क्लियर? ठीक है, तो ऐसी गैस जो क्या ओबे करेंगी? गैस लॉज, और साथ ही साथ अजम्पशंस मेड इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जो ऐसा नहीं करेगा वो कौन रहेगा? रियल गैस। सिंपल है। जो ये चीजों को फॉलो नहीं करेगा वो अपने लिए कौन बन जाएगा बेटा? रियल गैस। कौन बन जाएगा? रियल गैस। क्लियर? ठीक है, तो एक हो गया आइडियल, दूसरा हो गया रियल। अब आइडियल गैस को पढ़ते समय हमें कुछ अजम्पशंस पढ़ने हैं। देखो, फटाफट अजम्पशंस पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं है, फिर आप लिस्ट आउट कर लेना। पॉज कर दूंगा मैं थोड़ी देर, ध्यान दो क्या क्या अजम्पशंस। अब गैस अगर मैंने एक कंटेनर में लिया, तो गैस का ऐसे बना है, छोटे छोटे n नंबर ऑफ क्या होंगे? पार्टिकल्स। बराबर है? यस और नो? तो पार्टिकल कितने रहेंगे? करोड़ों, अरबों, कितने भी रह सकते हैं। बराबर है? क्योंकि एक मॉलिक्यूल अगर हम बात करें, एक मोल ऑफ गैस में तो 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रहते हैं। बराबर है? तो ये बहुत संख्या बहुत बड़ी है। तो हम ऐसा अजम्पशन लगाएंगे पहला कि गैस का ऐसे बना है, गैस इज कंपोज्ड ऑफ n number of identical particles, n number of
आइडेंटिकल पार्टिकल्स कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। उन पार्टिकल्स को हमने क्या नाम दिया? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या रहेंगे उसमें? n नंबर ऑफ आइडेंटिकल, मतलब एक जैसे, हर मॉलिक्यूल एक जैसा रहेगा, अलग अलग रहेगा क्या? नहीं। दूसरा पॉइंट सुन लो पहले, फिर लिख लेना, मैं पॉज कर दूंगा। अब ये जो कोई मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किए, वी विल कंसीडर दिस मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक स्फीयर। मॉलिक्यूल कैसे होंगे? इलास्टिक स्फीयर। तो मॉलिक्यूल्स आर इन द फॉर्म ऑफ, क्या बोला मैंने? इलास्टिक स्फीयर। कैसा स्फीयर बोला? अब ये इलास्टिक वर्ड क्यों यूज किया? बिकॉज उसका जब कोलिजन होगा तो कोलिजन भी कैसा कंसीडर करेंगे अपन? इलास्टिक। कैसा कंसीडर करेंगे? इलास्टिक। तो हम ऐसा बोलेंगे, अब मैंने क्या कहा, गैस के मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागते रहते, मतलब रैंडम मोशन में। कैसे है? अगर वो रैंडम मोशन में, मतलब एक दूसरे के साथ टकराना जरूर है, बराबर है। स्ट्रीमलाइन होते तो टकराने के चांसेस नहीं होते, लेकिन इधर उधर मूव कर रहे हैं तो कोलिजन तो होगा ही। तो नेक्स्ट अजम्पशन हम ये बोलते हैं कि कोलिजन क्या है? कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज इलास्टिक कोलिजन। कैसा कोलिजन है बेटा? इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन का दूसरा बेनिफिट क्या होता है? नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी लॉस होती नहीं। हम बोलते हैं ना इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल, मतलब नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? नेक्स्ट अजम्पशन हम ये कहेंगे कि देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देयर आर नो intermolecular forces between gas molecules। between gas मतलब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्सेस रहेंगे नहीं। क्लियर हुआ? देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। कटा क्या ऊपर का? ठीक है, चलिए। तो एक पॉइंट क्या लिखा अपन ने अभी? ये क्या लिखा कि देयर आर नो इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब कोई भी इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है। क्लियर हुआ? अरे ठीक है। जब हम फ्लूइड पढ़ेंगे, मतलब लिक्विड्स की बात करेंगे, तो वहां हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंसीडर करेंगे, कोहेसिव, एडेसिव, यहाँ कोई भी। तो इसका एक बेनिफिट ये होता है, कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही नहीं है तो कोई वर्क करेंगे ही नहीं। वर्क कब होता है? जब क्या होता है? फोर्स। अगर कोई वर्क नहीं होगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। क्या नहीं होंगी? तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि नो पोटेंशियल एनर्जी। तो हम पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? यस और नो? ठीक। नेक्स्ट, गैस का जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस हमेशा हम किसके बराबर लेंगे बेटा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर। सही है क्या? हाँ या नहीं? क्योंकि मैंने इस कंटेनर में डाला गैस, इतना वॉल्यूम ले लेंगे, इस कंटेनर में डालूंगा तो उतना ले लेंगे। ऐसा जरूरी है कि एक कॉर्नर में बैठ जाएंगी गैस? नहीं, गैस तो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इसलिए मैं ऐसा बोल सकता कि वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा? n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, दैट इज पाई आर क्यूब। आर कौन हुआ? तो रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है। नेक्स्ट अजम्पशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये कहेंगे कि डेंसिटी इज सेम। डेंसिटी इज सेम एट ऑल रीजन इन कंटेनर। एट ऑल रीजन इन कंटेनर, बट कब? व्हेन इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज निग्लेक्टेड। किसका इफेक्ट निग्लेक्ट किया हमने? ग्रेविटी का। ये पॉइंट समझ लो बच्चे से। देखिए इधर देखो, हम बोल रहे हैं कि एक कंटेनर है सपोज अपने पास, तो इस कंटेनर में गैस है। क्या है? गैस। तो ये गैस के मॉलिक्यूल कुछ ऊपर है, कुछ गैस के मॉलिक्यूल कहाँ है? नीचे। हर मॉलिक्यूल का खुद का कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ क्या है? तो मास के कारण उस पर वेट एक्ट होगा। क्या एक्ट होगा? वेट। वेट मॉलिक्यूल्स को कहाँ लेके जाएगा? नीचे। कहाँ लेके जाएगा? तो हो सकता है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा हो और ऊपर के रीजन में मॉलिक्यूल्स की संख्या कम हो। तो यहाँ मॉलिक्यूल ज्यादा है मतलब इस रीजन में डेंसिटी क्या हो जाएंगी? ज्यादा। इस रीजन में मॉलिक्यूल्स दूर दूर है मतलब डेंसिटी क्या हो जाएंगी? कम। तो हम अलग अलग डेंसिटी लेके सॉल्व कैसे करेंगे? समझ गए? इसलिए हम ये कंसीडर करके चलते कि ग्रेविटी का इफेक्ट
मॉलिक्यूल्स पे इतना है नहीं, इसलिए पूरे कंटेनर में हर जगह डेंसिटी कैसी मानेंगे अपन? सेम। समझ में आया क्या पॉइंट? यस और नो? अरे क्लियर हुआ? ठीक है, अजम्पशंस क्लियर हुए इतने? गैस का ऐसे बना है, नंबर ऑफ पार्टिकल, जिन्हें क्या नाम दिया हमने? मॉलिक्यूल्स। क्या नाम दिया? मॉलिक्यूल्स। दूसरा, मॉलिक्यूल्स कैसे? इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक स्फीयर, स्फेरिकल फॉर्म में। मॉलिक्यूल्स के बीच का कोलिजन कैसा होगा? इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन का क्या बेनिफिट है? नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसका बेनिफिट क्या? नो पोटेंशियल, क्योंकि कुछ वर्क ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा? नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ गैस किसके बराबर होगा? हमेशा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। नेक्स्ट, डेंसिटी हर जगह कैसी मानेंगे अपन? सेम मानेंगे। कैसी मानेंगे? सेम। क्लियर हाउ या नहीं? चलो लिख लो इतने पॉइंट फटाफट। इलास्टिक कैसा कंसीडर करें? इलास्टिक। कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहेंगे नहीं, इसका मतलब देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी। वॉल्यूम ऑफ गैस किसके बराबर लेना है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। डेंसिटी हर जगह कैसी रहेंगी? सेम। हर जगह मतलब उस कंटेनर की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं? कंटेनर। क्लियर हुआ? यस और नो? नेक्स्ट चीज, अब ध्यान देना। अब गैस में हमने क्या बोला? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जो कैसे मूव कर रहे हैं? रैंडम। कैसे मूव कर रहे हैं? रैंडम। ध्यान देना बराबर। अब ये कंटेनर है, रेस्ट में, मतलब रखा हुआ है कहीं तो भी सरफेस पे। इसके अंदर गैस के क्या है? मॉलिक्यूल्स। क्या है? मॉलिक्यूल। अब कोई मॉलिक्यूल इधर भाग रहा होगा, कोई इधर, कोई इधर, हर मॉलिक्यूल अपनी अपनी रैंडम डायरेक्शन में जा रहा है। सही है? ठीक है। तो हम ऐसा कहेंगे गैस के केस में कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस, ध्यान देना मैंने क्या बोला अभी बराबर, एवरेज velocity of gas is 0 when container is at rest. Container is at rest. इसका मीनिंग क्या है समझ लो। इसका मतलब ऐसा, कोई मॉलिक्यूल अगर इधर v वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो कोई ना कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा जो सेम वेलोसिटी के साथ अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। हो सकता है ना, क्योंकि हर मॉलिक्यूल रैंडम है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, तो कोई तो भी x में जा रहा था, पॉजिटिव x में भी इतनी वेलोसिटी के साथ। हो सकता है दूसरा मॉलिक्यूल उतनी वेलोसिटी के साथ कहाँ जा रहा हो? निगेटिव। तो v माइनस वी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? तो ऐसे हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या हो जाएंगी? कैंसल। हर एक वेलोसिटी एक दूसरे को क्या कर डालेंगे? कैंसल। इसलिए एंड में एवरेज वेलोसिटी क्या बचेंगी? लेकिन कब बोल रहा मैं? अगर मैंने कंटेनर को ही मूव करना शुरू कर दिया तो वो वेलोसिटी हर एक के लिए रहेंगी। अरे हाँ या नहीं? जिस वेलोसिटी के साथ मैं कंटेनर को लेके जाऊंगा हर मॉलिक्यूल उस वेलोसिटी के साथ जाएगा ना, तब वेलोसिटी रहेगी। मैं कब की बात कर रहा हूँ? जब कंटेनर कैसा है। क्लियर हुआ? फर्क समझ में आ गया? ठीक। फिर हम लेंगे क्या? तो हम गैस के केस में कंसीडर करेंगे एवरेज स्पीड। क्या कंसीडर करेंगे? एवरेज स्पीड रहेंगी, एवरेज वेलोसिटी रहेंगी नहीं, लेकिन क्या रहेगी? एवरेज स्पीड। क्लियर हुआ? यस और नो? अब समझे? ठीक। दूसरी बात ध्यान दो। अब जब गैस के बीच कोलिजन होंगे, क्या होंगे? कोलिजन। तो ये यहाँ नीचे से यहाँ एक बार कोलिजन हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, हर जगह कोलिजन होते जा रहा। ठीक है, ये पहला कोलिजन हुआ, ये दूसरा टकराया, तीसरी बार, चौथी बार, चलते जा रहा। तो ये जो दो कोलिजन हैं, इन दो कोलिजन के बीच का जो टाइम रहेगा, दो कोलिजन के बीच का टाइम जो रहेगा, इसे हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। दैट इज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, इसे क्या बोलेंगे हम? रिलैक्सेशन टाइम। कौन सा टाइम? तो सपोज इसका टाइम ये τ1, इसका τ2, इसका τ3 एंड सो ऑन, बहुत सारे रहेंगे। बराबर है? क्योंकि कोलिजन रुकने वाले हैं क्या? नहीं, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में रहेंगे। रेस्ट में बोला क्या हमने? नहीं बोला। तो हम एक एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकाल सकते। फिर क्या निकाल सकते? एवरेज रिलैक्सेशन
टाइम। तो ये जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है ये क्या हो जाएगा, सभी टाइम को क्या करो ऐड, और इनको n से डिवाइड कर दो। n कौन है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। n क्या है अपने पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, उससे क्या कर दो, क्लियर हुआ, यस और नो। तो ऐसे ही अब ये यहाँ कोलाइड हुआ, यहाँ कोलाइड हुआ, तो इसके बीच इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल करना पड़ेगा, यहाँ टकराया फिर जाके यहाँ टकराया, तो एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। वो जो डिस्टेंस कवर करता है उसे बोला जाता है बेटा फ्री पाथ। कौन सी पाथ, फ्री पाथ। तो फ्री पाथ को मैं डिफाइन क्या कर सकता, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, क्या बोलेंगे उसे, फ्री पाथ। कौन सी पाथ, फ्री पाथ। तो फ्री पाथ को डिनोट करते हैं अपन λ1, λ2, λ3, मतलब वेवलेंथ का सिंबल, कौन सा सिंबल, तो मैं यहां से एवरेज फ्री पाथ भी निकाल सकता, फिर एवरेज मीन फ्री पाथ। तो एवरेज फिर से वही होगा, सबको क्या करो ऐड, बराबर है, और नीचे कैसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैसे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्लियर है, यस और नो। अब इसे एवरेज भी बोल सकते हैं आप, या फिर मीन फ्री पाथ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मीन फ्री पाथ, ठीक है। अरे ठीक है क्या, क्लियर हुआ, दो चीजें पढ़ी हमने, एक रिलैक्सेशन टाइम, दूसरा मीन फ्री पाथ, समझ गए, अरे हो या नहीं, क्या हो गया, मीन फ्री पाथ। तो अब इस बेसिस पे अगर सभी मॉलिक्यूल के मुझे अगर एक मीन स्पीड निकालना है, क्या निकालना है, मीन स्पीड, तो उसे भी मैं आरएमएस बोलूंगा, आगे पढ़ेंगे अपन। तो इसको मैं ले सकता हूँ मीन फ्री पाथ अपॉन मीन टाइम। बेसिकली स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन, तो एवरेज डिस्टेंस कितना है, मीन फ्री पाथ, और टाइम कितना, मीन रिलैक्सेशन टाइम, तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, एवरेज स्पीड, क्लियर है। स्पीड क्या हुआ, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। समझ में आ गई ये दो चीजें, समझी, अरे हाँ या ना, चलो आगे जाते हैं। अब ध्यान दो, अब दो तीन चीजें पढ़ेंगे। अब सपोज मैं बोल रहा हूँ लेट v1 v2 ऐसे करते करते vn, हर मॉलिक्यूल की स्पीड है कुछ तो कुछ, मैं स्पीड वर्ड यूज कर रहा हूँ, वेलोसिटी। तो मुझे अगर इसकी मीन स्पीड निकालनी है, क्या निकालनी है बेटा, मीन स्पीड। तो मीन स्पीड क्या होंगी, सबकी क्या करो, एडिशन, उसको कैसे डिवाइड करो, n से, n कौन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्लियर। इसके बाद दूसरी स्पीड आती है फिर मीन स्क्वायर स्पीड, कौन सी स्पीड, मीन स्क्वायर स्पीड। तो मीन स्क्वायर मतलब क्या, हर एक का क्या कर दो स्क्वायर, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, ऐसा करते करते डिवाइडेड बाय n, समझ गए क्या। तो ये कौन हो गया, मीन स्क्वायर स्पीड, कौन सा हो गया, बराबर, मतलब ये v का स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूं तो उसे बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड, क्या बोलेंगे, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिसे हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, आरएमएस स्पीड। याद है क्या, साउंड वेव्स में एक सवाल आया था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड टू द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो रोका था अपन ने, डीपीपी में था, हाँ कहा याद आता बोलना, सबको भूल गए, ठीक है। तो ये कौन हुआ, वी आरएमएस, कौन हुआ, तो ये तीनों फॉर्म हमें पता चाहिए। मीन स्पीड तो सीधे सीधे क्या निकाला अपन ने, मीन निकाला या फिर एवरेज निकाला, उसको स्क्वायर लगा दिया तो नाम क्या हो गया, रूट ले लिया तो, क्लियर है, यस और नो। अबे हाँ या ना, ये स्पीड कौन सी हुई भैया, आरएमएस स्पीड, कौन सी स्पीड, तो जो भी हम आगे गैस की एनर्जी की बात करेंगे वो इस स्पीड के फॉर्म में बात करेंगे। कौन सी स्पीड के फॉर्म में बात करेंगे, आरएमएस स्पीड के फॉर्म में। कौन सी स्पीड पे हमने,
आरएम। तो मतलब गैस के पास कौन सी स्पीड है, तो हम वर्ड कौन सा यूज करेंगे, आरएमएस स्पीड। कौन सी स्पीड? तो अगर मैं आरएमएस स्पीड ले रहा हूं तो मुझे अगर गैस की काइनेटिक एनर्जी पूछी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, तो एक जगह से दूसरी जाने की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो मुझे तो बेसिक फार्मूला सबको पता है, हाफ इंटू मास इंटू वी का स्क्वायर। तो मैं किसका स्क्वायर लूंगा, वी आरएमएस का। किसका लूंगा? क्लियर हुआ? किसका स्क्वायर लेंगे? वी आरएमएस। समझ गए हो या नहीं? और डिटेल में आएंगे, ये फार्मूला आगे क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए आगे चलिए। समझ गए ये तीनों चीजें? अरे समझे कि नहीं? चलो देखो, अब हमें गैस पढ़ते समय कुछ गैस, मैंने पहले लिखा आइडियल गैस इज अ वन विच ओबेस ऑल गैस लॉस। साथ ही साथ क्या बोला हमने, अजम्पशंस। तो अजम्पशंस तो पढ़ ली। अब क्या डिस्कस करने हैं हमें, गैस लॉस। क्या डिस्कस करने हैं? गैस लॉस। गैस लॉस को और डिटेल में भी पढ़ेंगे यहाँ पर, फिलहाल जितना काम है उतना देख लो। गैस लॉस, तो देयर आर 3 बेसिक गैस लॉस। पहला एक कौन सा है, बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, अगर हम गैस का टेम्परेचर क्या रखते हैं, कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट रखते हैं? टेम्परेचर। तो प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या होगा? प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसे? वॉल्यूम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटा तो वॉल्यूम, मतलब पीवी बराबर कांस्टेंट। पीवी बराबर क्या हो गया? कांस्टेंट। क्लियर है? ये कौन सा लॉ हुआ? बॉयल्स। कौन सा लॉ हुआ? बॉयल्स। दूसरा लॉ आता है चार्ल्स लॉ। कौन सा लॉ है? चार्ल्स। तो चार्ल्स का कहना ऐसा है, अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रखता हूं, क्या कांस्टेंट रखता हूं? प्रेशर, तो वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर मैंने प्रेशर क्या रखा? कांस्टेंट रखा, तो वॉल्यूम टेम्परेचर को कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब V बराबर कांस्टेंट इंटू टी, मतलब V बाई टी बराबर कांस्टेंट। मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटा तो वॉल्यूम, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसा प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली। तीसरा लॉ आता है ये लुसेक लॉ। इसने क्या कहा कि अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट रखता हूं, क्या कांस्टेंट रखता हूं? वॉल्यूम। देखो पहले क्या कांस्टेंट था? टेम्परेचर, बाद में तो अब वॉल्यूम कांस्टेंट रखा तो प्रेशर विल बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब प्रेशर बराबर कांस्टेंट इनटू टी। तो P बाई टी बराबर क्या हो गया? कांस्टेंट। इसका मतलब प्रेशर बढ़ रहा है मतलब टेम्परेचर भी, प्रेशर घट रहा है मतलब टेम्परेचर भी घट रहा है। क्लियर हुए? तो ये 3 बेसिक गैस लॉ है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट प्रेशर और एक कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इन तीनों गैस लॉस को क्या कर दिया? कंबाइन। क्या कर दिया? कंबाइन। इन तीनों गैस लॉस को कंबाइन करके अगर हमने लिखा कंबाइनिंग ऑल 3 लॉस, तो हम एक ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं, पीवी बाई टी बराबर कांस्टेंट। पीवी बाई टी बराबर, क्लियर है? कैसे क्या ये लिख सकते हैं? देखो टी को कांस्टेंट रखा, टी हट जाएगा तो पीवी बराबर कांस्टेंट हो जाएगा, यस और नो। पी को कांस्टेंट रखा, पी हट जाएगा, वी बाई टी बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। वी को कांस्टेंट रखा, वी हट जाएगा, पी बाई टी बराबर। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सही है? तो इस लॉ को हम बोलते हैं, इस इक्वेशन को ही आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये जो कांस्टेंट आता है इसको हम बोलते हैं आर। आर यानी कौन? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर n मोल ऑफ गैस है, कितने मोल है? n मोल ऑफ गैस है, तो यही इक्वेशन बदल के हो जाता है PV बाई टी बराबर n इंटू आर। तो इसे ही हम बोलते हैं PV बराबर nRT। दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर हुआ? यस और नो? तो यहाँ पे जो P है, P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या होता है बेटा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कभी कभी काय में दिया रह सकता? बार। बार में दिया रहा तो इसे कितने से मल्टीप्लाई करते हैं हम? 10 टू द पावर 5। इसे पास्कल भी बोला जाता है। पास्कल मतलब भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? नेक्स्ट हम V, वॉल्यूम हमेशा काय में लेंगे अपन? मीटर क्यूब।
काय में लेंगे, मीटर की। एन क्या है तो नंबर ऑफ मोल्स, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हम लेते हैं 8.314 जूल पर मोल केल्विन। इसे हम 25/3 भी यूज कर सकते हैं, पढ़ा है ना हमने। चलो टी कौन है इनमें, टेम्परेचर कौन है, विच इज ऑलवेज यूज्ड इन केल्विन। काय में यूज करेंगे, केल्विन। केल्विन करने के लिए कितने ऐड करने पड़ते हैं, 273। ठीक है, अब इसी आइडियल गैस इक्वेशन को हम अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, देखो इधर मेरे पास इक्वेशन आया है PV बराबर nRT, क्या आया है। अब n के मेरे पास दो फॉर्मूले, पहला ये n/Na, n कौन होता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, Na कौन है, एवोगाड्रोस नंबर। कौन सा नंबर, एवोगाड्रोस नंबर। तो एवोगाड्रोस नंबर क्या बताता है कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल, क्या बताता है, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल। तो Na की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। कोई भी गैस रहे उसमें कम से कम इतने मॉलिक्यूल्स रहने चाहिए, कितनी जगह, कितने इसमें, एक मोल में, किसमें, ये कौन बताता है हमें। अब मैंने ये अगर इसमें पुट कर दिया तो मेरा इक्वेशन बदल के क्या हो गया, PV बराबर N/Na इंटू R इंटू T। सही है। अब R भी कांस्टेंट है, Na भी कांस्टेंट है, तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा R/Na बराबर बोल देते हैं Kb। Kb होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, अगर मैं R और Na की वैल्यू पुट करूं तो ये पुट करने के बाद Kb की वैल्यू बन जाती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। मोल मोल चले गए, मोल मोल चलेंगे। ठीक है, तो इसमें से आप इसका क्या बना सकते हो, डायमेंशन। क्या बना सकते हैं, क्लियर हुआ, यस और नो। तो ये कौन बना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अपने इक्वेशन बदल के क्या हो गया, PV बराबर कैपिटल N इंटू KB इंटू T। तो ये दूसरा फॉर्म मिल गया, सही है। ठीक है, और एक रिलेशन है नाउ, N को हम और ऐसे लिख सकते हैं तो M/MO। M कौन है तो मास ऑफ गैस, M कौन है, MO कौन है भैया, मोलर मास। कौन है, तो अगर मैं ये दोनों यहाँ पुट कर दूं तो मेरा इक्वेशन बदल के क्या हो जाएगा, M/MO इंटू R इंटू T। तो P बराबर M/वॉल्यूम इंटू R/MO इंटू T। तो ये मास अपॉन वॉल्यूम मैंने कौन होता है, डेंसिटी, रो इंटू R इंटू T/M। सही है, यस और नो। तो ये एक बन गया PMO बराबर रो इंटू R इंटू T। इसी को एक अलग फॉर्म में भी हम लिख सकते, P बराबर रो इंटू R इंटू T। अभी RC जो लिखा मैंने, RC मतलब होता है R मोलर मास। तो इसको हम कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं। कौन सा कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, गुणधर्म। तो हर गैस का अलग अलग है, हर गैस का, तो हर गैस का मोलर मास अलग है, तो हर गैस के लिए RC भी अलग अलग आएगा। अरे समझ रहे हो, तो इसलिए उसका नाम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस। इसका काम पड़ेगा नहीं, हम तो जनरली यूनिवर्सल के फॉर्म में ही खेलते हैं। लेकिन अगर मैं ये यूज करता हूँ तो इसमें से मेरा इक्वेशन देखो क्या हो जाता है, MRCT/V, मास अपॉन वॉल्यूम एंड डेंसिटी। तो PV बराबर nRT बदल के क्या हो गया, MRT, वेयर M कौन है, मास ऑफ गैस। तो ये मास के फॉर्म में इक्वेशन है, ये मोल्स के फॉर्म में इक्वेशन है। फर्क समझ में आया, यस और नो। तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम देखें तो अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है 287 जूल पर केजी केल्विन। ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन का मोलर मास पुट करेंगे, हाइड्रोजन लेंगे तो किसी का भी निकाल सकते हैं, N2 बोला तो N2, लेकिन इसका कहीं काम पड़ेगा नहीं। हम किस फॉर्म में चलेंगे, यूनिवर्सल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में चलेंगे, यूनिवर्सल। क्लियर हुआ, हो या नहीं, यस और नो, समझ में आ गया। चलो, तो ये कुछ नहीं है, बस इक्वेशन को अलग अलग फॉर्म में क्या किया हमने, लिखा सिर्फ। वही क्या ना, एक ही इक्वेशन है, उसको अलग अलग फॉर्म में क्या करते जा रहे हैं, हम लिखते जा रहे हैं या रिप्रेजेंट करते जा रहे हैं। सही है, हो या नहीं,
देखते हैं अभी जो चीज है दैट इज इंपॉर्टेंट, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। दिख रहा है ना बराबर, हो गया नहीं? प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बराबर समझ लेते हैं। इसमें से बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे, बस क्वेश्चन एकदम सिंपल सिंपल रहेंगे बेटा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब अभी मॉड्यूल खोलेंगे देखेंगे तो बस दिखेगा कि वैल्यू डालो आंसर निकालो, कुछ नहीं है, ठीक है? तो ध्यान दो, ये डेरिवेशन बोर्ड्स में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क के लिए आता, तो समझ लो। देखिए देखो, ध्यान, हम बोल रहे हैं कोई गैस मॉलिक्यूल है, इस गैस कंटेंट है इस कंटेनर में, ये एक्स एक्सिस हो गया ये, और ये जेड एक्सिस, सही है? ठीक है। अब इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो इधर उधर भाग रहे हैं। हर मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो उसके पास 3 डायरेक्शन में वेलोसिटी हो सकती है, Vx, Vy, Vz। देखो मैं अब एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं इसलिए मैंने वेलोसिटी वर्ड यूज किया। एज ए होल एवरेज वेलोसिटी क्या बोली थी अपन ने? 0। लेकिन मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ? इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, तो उसके पास तो वेलोसिटी रह सकती हो या नहीं? उसे दूसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या करेगी? कैंसिल करेगी, तब जाके वो क्या होगा? 0। फर्क समझ में आया ना? नहीं तो एक उठ के खड़ा था तुमने तो बोला था वेलोसिटी 0 होती, तो इसलिए बता दे रहा। क्लियर? तो अब कोई एक मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं हम, एक मॉलिक्यूल जा रहा है, सपोज ये सरफेस है, इस पे जाके वो कोलाइड होगा। अब ये क्यूब है तो तीनों साइड क्या बोलेंगे इसकी? सेम। तो ये जो कोई एरिया है इस पे जाके टकराएगा, टकरा के वापस आएगा। अब हमने ये बोल चुके हैं पहले कि कोलिजन विल बी इलास्टिक। कोलिजन कैसा होगा? अगर इलास्टिक कोलिजन तो जितनी स्पीड से लगा उतनी स्पीड से वापस आएगा, क्योंकि ये तो स्टेशनरी है ना भैया, दूसरा सरफेस क्या है? स्टेशनरी। ठीक सर, हमें तो प्रेशर निकालना है, तुम ये कहा कोलिजन की बात कर रहे हैं। अब देखो प्रेशर की बेसिक डेफिनेशन क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। यस और नो? यही होता है ना प्रेशर, फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया। अब एक चीज सुन लो, अगर हम फ्लूइड या गैस किसी कंटेनर में रखते हैं, एनक्लोज कंटेनर में, तो हर जगह उसका प्रेशर कैसा होता है? सेम। ये किसने बताया हमें? पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने बोला है। किसने बोला है? पास्कल, जिसके नाम पे यूनिट आया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का पास्कल। मतलब इन ए स्टेशनरी एनक्लोज फ्लूइड प्रेशर एट ऑल पॉइंट रिमेन्स सेम। मतलब अगर मैं इस सरफेस पे प्रेशर निकालूं तो वही प्रेशर हर जगह रहेगा, अलग अलग जगह अलग अलग नहीं रहेगा, ऐसा अपन मान के चल रहे हैं। ठीक है? तो अब मुझे प्रेशर निकालने के लिए किसकी जरूरत है बेटा? फोर्स। एरिया तो मुझे पता है, एरिया मुझे पता है। अब हमें न्यूटन साहब ने ये बताया है कि फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यस और नो? सही है। तो फोर्स कहाँ से मिलेगा? मोमेंटम पे से। कहाँ से मिलेगा? तो मैं ऐसा समझ के चल रहा, कोई जो मॉलिक्यूल था अपना, वो मॉलिक्यूल गया इस पे टकराया, जा रहा है पहले इस वेलोसिटी के साथ Vx1 और इसका मास स्मॉल है। टकरा के जब वापस आएगा तो सेम स्पीड के साथ वो उल्टा वापस आएगा, वही स्पीड रहेंगी उसकी, स्पीड बदलेंगी क्या? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इनिशियल मोमेंटम Pi क्या था उसके पास? m इंटू Vx1। हाँ या नहीं? वापस आया तो कितना था? माइनस m इंटू Vx1। डायरेक्शन बदल गई ना वेलोसिटी की, डायरेक्शन क्या हो गई? तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? फाइनल माइनस m Vx1 माइनस m Vx1। तो ये कितना हो गया बे? समझ में आया? माइनस साइन क्या बता रहा है? कि मोमेंटम वो दे रहा है, सरफेस को मोमेंटम क्या कर रहा है? दे रहा है। हमें निगेटिव साइन से कोई लेना देना नहीं, हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये प्रेशर कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। क्लियर है? तो 2m Vx1, तो हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, निगेटिव साइन ने सिर्फ क्या बताया हमें? डायरेक्शन बताया। अब ये जो मॉलिक्यूल गया, सपोज मैं ऐसा बोलूं, इस सरफेस से गया, यहाँ पे लगा, इस सरफेस पे वापस आया, 2 कोलिजन के बीच में उसमें 2 बार जाना आना करना पड़ेगा, फिर से टकराने के लिए फिर से एल डिस्टेंस जाना पड़ेगा ना उसे।
यस और नो? तो दो कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल है, दो कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल, वो टाइम इंटरवल कैसे निकलेगा? स्पीड हमें पता है कितनी है, vx। स्पीड कितनी है? डिस्टेंस कितना होगा भैया, जाना प्लस आना, 2l कितना होगा? तो मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ क्या स्पीड के फॉर्मूले से, vx बराबर क्या होगा 2l बाय dt। तो dt बराबर क्या हो गया मेरे लिए 2l बाय vx। हाँ या नहीं? यस और नो? तो मुझे टाइम मिल गया, मुझे यहाँ क्या मिला, चेंज इन मोमेंटम। तो मैं फोर्स निकाल सकता हूँ? अबे फोर्स निकाल सकते क्या? यस और नो? तो मेरे लिए फोर्स आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है 2mvx1। टाइम कितना है भैया 2l बाय vx1। तो 2 ये vx1 ऊपर चला जाएगा, तो m बाय l इंटू vx1 का स्क्वायर। तो ये f1 बोल देता मैं। सर 1 क्यों लगाया आप? एक मॉलिक्यूल का बराबर है। ऐसे तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ऐसे कितनी मॉलिक्यूल्स है? हर मॉलिक्यूल के पास x डायरेक्शन में स्पीड होगी, अबे होगी कि नहीं होगी? हर मॉलिक्यूल के पास y डायरेक्शन में भी स्पीड है, हर मॉलिक्यूल के पास z डायरेक्शन में भी स्पीड है कि नहीं? तो अगर मैंने ये f1 लिखा तो मैं f2 क्या लिख सकता था? ऐसे करते करते मैं n मॉलिक्यूल के लिख सकता हूं। अबे हाँ या ना? यस और नो? क्लियर हुआ? m बाई एल इंटू वी एक्स एन स्क्वायर। तो टोटल फोर्स क्या होगा भैया, सब फोर्सेस की एडिशन। टोटल फोर्स F बराबर क्या होगा F1 प्लस F2, ऐसे करते करते कहाँ तक, Fn तक। तो इसमें m बाई एल कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ या नहीं? तो मैं m बाई एल बाहर निकाल सकता? बाहर निकाला तो अंदर कौन बचेगा, vx1 का स्क्वायर, vx2 का स्क्वायर, ऐसा करते करते vxn का स्क्वायर। तो ये मेरे पास कौन आया बेटा, फोर्स। कौन आया, फोर्स। तो प्रेशर की डेफिनेशन तो सिंपल है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। क्या है, मैं लिख लूंगा P बराबर F बाय ए। अब A कितना है, L स्क्वायर, L इंटू एल क्या बनेगा, तो L स्क्वायर इंटू ये L क्यूब हो जाएगा। तो M बाय एल क्यूब, अंदर बचा कौन, Vx1 का स्क्वायर, Vx2 का स्क्वायर, Vx3 एंड सो ऑन। सही है? अरे सही है क्या? यस और नो? क्लियर हुआ? अब अगर मैं स्पीड की बात करूं, अगर मैं इस पार्टिकल का v लिखना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ बेटा, v वेलोसिटी, तो ये ऐसा बनता है क्या, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। हाँ या नहीं, जल्दी बताओ। अगर किसी पार्टिकल की मैं वेलोसिटी लिखता तो मैं ऐसे लिखता ना, vxi प्लस vyj प्लस vzk। सही है? हाँ या नहीं? इसका मैग्नीट्यूड मैं निकालता तो v स्क्वायर बराबर मैं ऐसे लिखता, vx स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। सही है क्या? हाँ या नहीं? बराबर समझना मैं क्या बोलने वाला हूँ। क्लियर हुआ? यस और नो? ठीक है। अगर मैं बोलता कि vx बराबर vy बराबर vz है, हर मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है, हर एक के पास एनर्जी सेम रहेगी हर डायरेक्शन में, तो ये तीनों सेम बोल दिया, तो मैं ऐसा बोल सकता कि v स्क्वायर बराबर 3 टाइम्स vx स्क्वायर। तो vx स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भैया, v स्क्वायर बाय 3। हाँ या नहीं? अरे यस और नो? ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या? अब देखो मैं क्या यूज कर रहा हूं। मैं इस इक्वेशन में ऐसा बोलूंगा कि P बराबर अपने पास क्या है, m बाई एल क्यूब, यानी वॉल्यूम लिख लो। अरे वॉल्यूम लिख लो। मैं n से मल्टीप्लाई करता और n से डिवाइड करता। कुछ याद आ रहा? अभी थोड़ी देर पहले हमने मीन स्पीड पढ़ा है बरस, मीन स्क्वायर स्पीड। तो ये मीन स्क्वायर स्पीड हो जाएंगे, हाँ या नहीं? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, m इंटू एन बाई वी, वी एक्स का मीन। हाँ या ना? यस और नो? वी एक्स का क्या हुआ, ऐसे मैं वी वाई का भी निकालता तो सेम होता।
ऐसे मैं VZ का निकालता तो मैं इस मीन को V के मीन के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ फिर। अरे ना हाँ या नहीं, V स्क्वायर VX यानी क्या है मेरे पास V²/3। अब इस मीन को कि नहीं जनरली ऐसे लिखा जाता है, ध्यान देना बराबर से, ये कुछ नया लिखेंगे फिर बोलेंगे कहाँ से आया। तो ये ऐसा लिखते हैं, मतलब ना इससे ज्यादा रहेगा ना इससे मीन वैल्यू। क्लियर? तो इसे मैं अगर इसके फॉर्म में लिख दूं V के, तो मेरा प्रेशर बन जाएगा भैया मास इंटू N अपॉन वॉल्यूम इंटू VRMS का स्क्वायर डिवाइड बाय 3। VX स्क्वायर यानी कौन हो गया V²/3। तो V की जगह हम क्या यूज करेंगे RMS। क्या यूज करेंगे RMS। क्लियर हुआ हो या नहीं? अब सिंपल सी बात है, मास एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल है, मैं n मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई किया तो टोटल मास बन जाएगा ना, टोटल मास अपॉन वॉल्यूम VRMS का स्क्वायर बाय 3। भाई साहब मास अपॉन वॉल्यूम यानी डेंसिटी, बराबर है। तो P का फॉर्मूला क्या बना 1/3 रो VRMS का स्क्वायर, 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। ये बना किसका फॉर्मूला? प्रेशर। अब इसमें से मैं VRMS के अलग अलग फॉर्मूले बना सकता। VRMS स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3P/रो। तो VRMS क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, याद करो भैया यहाँ पे गैमा था साउंड में, लैप्लास करेक्शन, यस और नो, यहाँ कौन आया 3। तो दोनों का रेशियो लेते तो क्या बनता 3/γ, अंडर रूट ऑफ 3/γ। समझे? है ना? ठीक, चलो इसे और कौन से फॉर्म में लेके जा सकते? P/रो को मैं RT/MO बोल सकता हूँ, अभी तो पढ़ा P = रो RT/MO। तो ये रो इधर लाया तो P/रो क्या हो जाएगा 3RT/MO। क्लियर हुआ? अभी ठीक है, यस और नो? तो ये भी फॉर्मूला हमें याद रखना है। ये भी किसका है? VRMS। किसका है? VRMS का ये भी फॉर्मूला है, VRMS का ये भी फॉर्मूला। अब ये VRMS अगर हम उस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी के अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल हाफ इनटू मास इनटू VRMS का क्या है स्क्वायर, तो क्या बनेगा हाफ इनटू मास, इसका स्क्वायर किया तो 3P/रो। मैं इसे 3/2 लिखता हूं, मास अपॉन डेंसिटी यानी वॉल्यूम हो जाएगा। तो देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल क्या आ गई अपने पास 3/2 PV। क्या आया 3/2 PV बराबर। ध्यान दो, अब काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3/2 nRT, क्योंकि PV यानी क्या है nRT। यस और नो? मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल बराबर 3/2 NKBT, कैपिटल N इंटू KB इंटू T लिख सकते हैं। यस और नो? तो ये हर जो वैल्यू है ये काय में है जूल। अब क्या होगा, हमें क्वेश्चन कैसा आएगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास बताओ, तो मास से डिवाइड करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी पर मोल बताओ तो ये यन इधर चला जाएगा। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल बताओ तो ये कैपिटल यन इधर चला जाएगा। अरे समझ रहे हो? हमें पर के फॉर्म में पूछेंगे, डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी पूछेंगे नहीं। ये तो जनरल फॉर्मूले हो गए ना। पर मॉलिक्यूल पूछा तो यन से कैपिटल एन से डिवाइड करेंगे, पर मोल पूछा तो स्मॉल एन से डिवाइड करेंगे, पर यूनिट मास पूछा तो एम से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? और यम और यम ओ में कंफ्यूज होना नहीं। हम कैपिटल यम यूज कर रहे हैं काय के लिए मास ऑफ गैस, किसके लिए? और एम ओ यूज कर रहे हैं हम काय के लिए मोलर मास। और स्मॉल एम किस लिए यूज किया हमने? मास ऑफ मॉलिक्यूल। किसके लिए यूज किया? क्लियर है क्या? फर्क याद रहेगा हो या नहीं? समझ में आएगा ये फॉर्मूले? तो ये सारे फॉर्मूले हर फॉर्म में हमें याद चाहिए। तो याद कब होंगे? लिख के देखेंगे तब। ठीक है क्या? और समझे कि नहीं?
यस और नो, क्लियर है? तो इतना आप लोगों को आना चाहिए। मॉड्यूल बताओ 1 मिनट। इन फॉर्मूलेस के बेसिस पे कितने क्वेश्चन हो सकते हो देख लो। देखो इतने फॉर्मूलेस के बेसिस पे आपको करना है एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 10 11 और डीपीपी 1। पूरे पहले सॉल्व एग्जाम्पल 11 और डीपीपी 1, इतना आपको ट्राई करना है क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सब। कैसे क्वेश्चन है? पहले आपको पढ़ना है अच्छे से, फॉर्मूलेस बनाना है, हर एक का नोटेशन पता चाहिए, फिर आप क्वेश्चंस कर सकते। इसमें 2 डेफिनेशन ज्यादा के दिखेंगे, कि आपको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का दिखेगा और एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला दिखेगा, तो वो आप लोगों ने यहाँ से देख लिए तो भी चलेगा। क्लियर? कितना वर्क है आज? 11 सॉल्व एग्जाम्पल और डीपीपी 1 के 15। 11 सॉल्व और डीपीपी 1 के 15, टोटल 26। तो इतने सवाल आज आपको पढ़ के करना है, वाचलं कहीं नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन करने भिड़ रहे, ये मत करो। समझ में आया हो या नहीं? क्लियर है? चलो कहाँ तक लिखा था? ये हो गया था क्या? यही से लिखना बाकी है ना? चलो ठीक है। तो मैक्सिमम 3 या 4 क्लासेस में केटीओजी एंड होगा। कल क्वेश्चन करके आना है, जो नहीं जमा जो फंसा क्वेश्चन तो वो यहाँ पूछना है, लेकिन खुद सॉल्व करना ही है। वो गलत सॉल्व किया तो चलेगा, लेकिन हर क्वेश्चन खुद ने सॉल्व करना है अपने दिमाग से, मोबाइल पे ढूंढ के नहीं, आजू बाजू वाले का देख के तो बिल्कुल नहीं, है ना? नहीं तो उसने माती खाई तो अपन भी खा लेंगे। क्लियर? ठीक, चलो, थैंक यू।